बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उसके 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 है। जो अंदरूनी हालत है वो तो खराब है। डीके पांडे साहब, क्या आप भी यही बात मानते हैं कि उसने अपने आप को मजबूरी के तौर पर स्थापित कर लिया और उसका दोहन भी कर रहा है? देखिए, वो एक चेहरा है, मुखौटा है जो कि वो चाहता है, क्योंकि येन केन प्रकेन मुझको अपने ध्येय की प्राप्ति करनी है। कैसी हम्म, होगी वो रास्ते मुझे पता होने चाहिए और मैं उसका इख्तियार करूंगा, क्योंकि जो मेरा माल बिकता है मैं वही तो बेचूंगा। हम्म, तो ये तो एक पक्ष है, लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं अमेरिका के रुख के बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या ये कोई जो नया ये कुछ हो रहा है कि नया तो नहीं हो रहा है ना। इसके पहले भी ऐसा होता रहा है। F-16 का प्रयोग उन्होंने कहां कहां किया, इस पर अगर बहुत तेजी से निगरानी रखते, बहुत कड़ी निगरानी होती, तो शायद वो नहीं होता जो बालाकोट के द्वारा हमें करना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हुई हैं, जिनको कि जो है नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया गया। वो भारत के लिए दुखद रहा है। भारत ने जब भी कदम उठाया है वो शांति के उठाया है। भारत के जितने भी युद्ध में पहली गोली दूसरे पक्ष से है, हमने पहले चलाई। और हम वसुधैव कुटुंबकम जैसे बहुत स्ट्रांग नीति का पालन करते हैं। और जहां भी कोई अगर आपदा आती है तो भारत सबसे पहले आगे होता है। टर्की जो कि हमारा हर क्षेत्र में दुश्मनी जो दिखाने का प्रयास करता रहा, हमारे भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देता रहा, भारत के खिलाफ रहा हर विश्व मंच पर। लेकिन हमने जब वहां पर आपदा आई तो हम पहले थे, 24 घंटे में हमने पहुंचे और हमने उनको जो भी मदद हो सकती ना हो सकती हमने दी। तो हमारा जो पक्ष है, पूरे विश्व को पता है कि भारत का रुख क्या रहेगा, जो पहले था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ये बताता है स्ट्रांग आपका जो पर्सनैलिटी है। महागुरु क्यों कहते हैं आपको लोग? इसलिए कहते हैं कि आप महागुरु बनने की ओर है। अब बात हो रही है कि क्या हम अमेरिका से उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो है कह रहा है और वो उस पर करेगा? शायद उससे पहले इतिहास इसकी गवाही नहीं देता। दुखद ये है कि भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अपनी नीति रखी है, जिस प्रकार से उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। हमने हमेशा कहा कि आतंकवाद छोड़िए और शांति की तरफ बढ़िए, हम एक अच्छा व्यापार करेंगे, एक अच्छा पड़ोसी बनेंगे। और कहते हैं ना कि भाई आप सब कुछ करते हैं पर पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि अच्छे संबंध हो। हमने श्रीलंका जो हमारे विरोध था, हमने उसकी मदद की। मालदीव में जो हमारे भारत विरोधी तत्व थे तभी हमने मदद की। नेपाल में मदद की। तो हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, ये हमारा इतिहास है। तो लेकिन क्या अमेरिका इस बात कह सकता है कि जो भारत ने नीति, अच्छी नीति अपनाई और एक विश्व को एक साथ लाने की नीति अपनाई, G20 हो, चाहे अभी वो किसी क्षेत्र में किसी विश्व में हम जाते हैं तो हमेशा चाहते हैं कि हम शांति की तरफ बढ़े। हम कहते हैं डिप्लोमेसी और डायलॉग, और एक साथ मंच बैठे। और क्या कहा, हम एक पक्ष नहीं है। अभी हाल की यात्रा में जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम एक पक्ष, हम निष्पक्ष नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। तो ये हमारी जो नीतियां बहुत खुली हैं और हम उनका पालन करते हैं, हम चरितार्थ करते हैं। क्या अमेरिका भी ऐसे कह सकता है? क्या हम देख रहे हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन के बारे में क्या हो रहा है, यूक्रेन किस प्रकार से हैंडल किया गया, ये सब बताता है कि उनकी जो नीतियां हैं वो टोटली अलग हैं और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऐसे हैं जो कि शायद विश्व को नहीं पसंद आएंगे, क्योंकि वो शांति की तरफ नहीं जा रहे हैं, विध्वंसक हैं। उसके पीछे जो है मानवता के प्रति जो छूट दी गई है। अभी कई जो अमेरिकन बॉडीज हैं उन्होंने इसका विरोध किया कि जो भी अभी जो 5.2 बिलियन का जो छूट दी गई है वो पूरे पाकिस्तान के अलावा और भी मुल्कों को दिया गया है। लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो सैन्य कारणों से दिया गया है। ये दुखद है। मानवता के आधार पर अगर ये छूट दी जाती तो पूरा विश्व उसका स्वागत करता और शायद भारतीय मूल के लोग वहां हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन क्या पहले नहीं थे? पहले भी थे। भारतीय जो वहां पर डायस्पोरा है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रांग वोट बैंक है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के प्रति जो होना चाहिए था रवैया, क्या वो रहा? ये सब हमें मजबूर करता है सोचने पर कि पाकिस्तान जी, हमारे पड़ोस में है और जी। चाइना जो हमारे पड़ोस में है, क्या हमारे साथ करेगा? ये समय बताएगा। लेकिन हमें स्वावलंबी बनना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, चाहे जी, सैन्य पक्ष हो चाहे वैश्विक पक्ष हो। जी। पूर्णिमा जी मेरे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, चुनाव के बाद चाहे टैरिफ हो, अवैध प्रवासी हो, ग्रीनलैंड पर कब्जा हो, या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हों जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिए, और अब धीरे धीरे कई सारे मुद्दों से वो खुद भी पलटते जा रहे हैं। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती है कि अमेरिका के लोग भी अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जेम्स कार्बिल ने दावा किया है कि ये सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की है अब अमेरिका की जनता के सामने उन्हीं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। आप क्या मानती हैं इसे लेकर, और क्या आपको लगता है कि वो एक व्यापारी के तौर पर सरकार को चला रहे हैं? पहले आपने अवैध प्रवासियों के तौर पर बड़ा डिसीजन लिया, तमाम देशों के लोगों को निकाल दिए, अब आपने एक पैकेज सामने रख दिया कि भाई इतने पैसे दे दो और नागरिकता ले लो।
हाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए इसका नाम कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज डर्टी इन एवरी कॉन्टिनेंट इन एवरी कंट्री। स्पेशली यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प का 2.0 में हम लोग ये देख रहे हैं कि उनका जो स्ट्रेटजीज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। बट पहले आपने ये कहा है कि नागरिक दूसरे देशों के लोगों को निकाल दिए। ये तो कैंपेन प्रॉमिस था यहाँ के इलीगल जो है वो उनको यहाँ से निकाल निकाल देने के लिए। अब लीगल किसी को तो निकाला नहीं है अभी तक। अगर आपके पास कोई ऐसा रिपोर्ट है मुझे भेजो। बट एट द सेम टाइम मैंने पहले भी ये बात कुछ बोल चुकी हूँ कि इट शुड इंस्पायर यू इंडियन टेरिटरी एक्चुअली टू send the Rohingyas and the cookies coming into getting settled in Manipur। वहाँ पे बांग्लादेशी मुस्लिम्स त्रिपुरा के बॉर्डर में रोज अंदर घुसते हैं। आप उनको निकालो instead of making bastis over there and they're taking over businesses and things like that। आप इंडियंस को जॉब्स दो। यहाँ पे आने का कोई जरूरत नहीं है। आप इंडिया में रहो और इंडिया को सोने की चिड़िया बनाओ। दैट्स व्हाट आई हैव सेड इन द बिगिनिंग ऑल्सो। यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आके थर्ड ग्रेड सिटीजन बनने का क्या फायदा है। मैं तो खुद बोलती हूँ कि अभी अगर मैं हिंदू हूँ और मैं कन्वर्शन नहीं करूंगी और कन्वर्ट करके मैं कोई और रिलीजन एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो इस कंट्री में रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लेफ्ट जो है डेमोक्रेट्स जो है उन्होंने उनका अलायंस इस्लामो मार्क्सिस्ट है और जो राइट है जो डोनाल्ड ट्रम्प का बेस है वो एक्चुअली क्रिश्चियंस है। और नाइदर ऑफ द पार्टीज आर एक्चुअली हिंदू फ्रेंडली। आप बोलोगे कि यार डोनाल्ड ट्रम्प तो तुलसी गब्बर्ड को रखा है, कैश पटेल को रखा है और काफी सारे हिंदूज को रखा है। लेकिन वो हिंदूज के लिए कितना करेंगे वो हमें अभी भी देखना पड़ेगा। को हिंदूज जो बांग्लादेश में अटैक हो रहा है हिंदूज के ऊपर कितने लोग सेपरेटली स्पेशली वो हिंदूज के लिए बोले हैं या तो पाकिस्तानी हिंदूज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है कितने बोले हैं। मैं वो सुनना चाहती हूँ कि कोई भी पार्टीज को हो। मैं अमेरिकन हिंदूज के मुंह से और जो पॉलिटिकली सेवी है उनके पास पोजीशन है उनके मुंह से ये सुनना चाहती हूँ। अच्छा ये बात हो गया। सेकेंडरी आपने ये कहा कि यहाँ पे उनका पॉलिसीज कैसे अफेक्ट करेगा मेरा। मैं बिजनेसमैन वो सर्टनली बिजनेसमैन है। उन्होंने काफी सारे स्टैंड्स इनिशियली ले लिया था कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। यूक्रेन को बोल दिया कि रेयर अर्थ दे दो। अब मैं तो ये कहती हूँ कि ये पाकिस्तान को ये 400 मिलियन ऑलमोस्ट 400 मिलियन का जो ये मेरे को लगता है कि डोनेशन है। ये बेसिकली थोड़ी दिन के बाद पाकिस्तान के पास तो है नहीं कोई पैसा कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे और डोनाल्ड ट्रम्प बोलेंगे मेरा आपका रेयर अर्थ और आपका मिनरल्स हमें दे दो। ये ऑब्वियसली दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई अमेरिका वेंट टू अफगानिस्तान सैडली। अब थोड़ी दिन के बाद अफगानिस्तान के पास भी जा सकते क्या पता। बट एट द सेम टाइम आपको ये समझना चाहिए कि अमेरिका जो का फॉरेन पॉलिसी कोई चेंजेस नहीं हुआ unless and until he is actually going to take a solid steps in order to change। अभी कुछ चेंजेस नहीं होगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे चेंजेस देखा है इंटरनल एजेंसी में जिन्होंने एफबीआई का कैश पटेल में स्पेसिफिकली बोला है कि एफबीआई का जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर काम करेंगे। आईआरएस जो ऑर्गेनाइजेशन है डीपीआई जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन है उसके ऊपर काम करेंगे एक्सेट्रा लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से इंटरनल फोकस तो होगा ही। बट जो फॉरेन पॉलिसी है यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। जो पहले जी जैसे था जी वैसे ही चल रहा है। जी तो फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन टेरिटोरी आपको आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे पहले जैसे नॉन अलायंस पॉलिसी रखोगे या एनी टाइम देयर कुड बी समथिंग सप्लाई चेन इशू हो सकती है। तो इंडिया शुडंट बी इन ए पोजीशन दैट ओके इनके साथ डील किया तो दूसरा कंट्री सैंक्शन लगाया जाए इंडिया के ऊपर। तो आपको वो हिसाब से चलना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से हमारे यहाँ पे डिफेंस बजट 900 बिलियन है हमारा या हम विल बी ओके बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प वांट्स टू डू ड्रिलिंग। तो यहाँ से ये बड़ा सवाल। प्रदीप कपूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। प्रदीप जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें पूर्णिमा जी ने की हैं कि जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, खासकर फॉरेन पॉलिसी में या डिप्लोमेसी में बहुत ज्यादा आपको अंतर दिखाई नहीं देगा। बात ऐसे है कि थोड़ा बहुत तो अंतर जरूर दिखाई देगा, काफी अंतर दिखाई देगा। क्योंकि जो पहले डीप स्टेट था यहाँ पर जो बहुत हावी था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे, फिर वो एलिमेंट जो यहाँ पर हैं वो बहुत हावी थे।
जिहादी एलिमेंट थे वो भी काफी हावी हो रहे थे। और जो टिम वॉल्ट्स थे, जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था मुसलमान के साथ, इस्लाम जो यहाँ पर मुसलमान फॉलोअर्स हैं, कि इक्वल पावर शेयरिंग होगा। अब जो लेफ्टिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, जॉर्ज सोरोस है, तो ऐसे काफी सारे जो फोर्सेस थे यहाँ पर, वो जो भारत के खिलाफ एक्ट कर रहे थे यहाँ पर, वो अब कमजोर पड़ेंगे। तो उसमें अंतर तो जरूर आएगा। इसमें ये भी बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर थे जैसे, तो उनको ऑफर किया गया F-35 का। अब इंडिया की तरफ से एकदम एंथुजियास्टिक रिस्पांस नहीं आया है। अब ट्रंप बेचना चाहता है F-35। F-35 में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कॉस्ट भी उसका हाई है, तो उसका एनालिसिस होगा वेदर इट इज अलाउड कि वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, क्या इंडिया में बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। तो काफी सारे मुद्दे पे अभी डिसीजन होने हैं, निर्णय होने हैं। तो वो सब चीजों को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए भी ये प्रेशर टैक्टिक हो सकता है, क्योंकि जो ट्रंप का आउटलुक है वो ट्रांजैक्शनल है, वो कमर्शियल है। वो अगर F-35 इंडिया को बेचना चाहता है तो उसके ऊपर किसी तरह का भी प्रेशर डाल के वो बिकवाने की कोशिश करेगा। अगर पाकिस्तान को F-16 दिला रहा है और मेंटेनेंस के लिए पैसा दे रहा है, तो उसमें फिर इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि F-16 को काउंटर करने के लिए अब आपको F-35 मिल रहे हैं, जो उससे भी एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स हैं, जो उसके मुकाबले में बहुत आगे हैं। तो ये सब चीजें काफी खेल चलता रहेगा। बट भारत का जो प्रिंसिपल रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, जो मेक इन इंडिया का, जो आत्मनिर्भरता का, तो उस पे जब तक हमारा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता रहेगा, जैसे अगर हम कल दिखा दें कि इंडिया स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने के काबिल है और ये 5 साल में, 10 साल में बना देगा, 20 साल में नहीं बनाएगा, तो फिर उसके ऊपर प्रेशर कम होता रहेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर से वो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी इंडिया को। तो जैसे जैसे इंडिया का सेल्फ रिलायंस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ये सारा जो मेक इन इंडिया आगे बढ़ेगा, एआई में स्ट्रेंथ अभी होंगी और भी ज्यादा, तो जिन जिन क्षेत्र में इंडिया का स्ट्रेंथ बढ़ता रहेगा, उन क्षेत्र में अमेरिका रिस्पेक्ट देगा, रिस्पेक्ट दिखाएगा और रिस्पेक्ट के साथ में काम करेगा इंडिया के साथ। अमेरिका के लिए जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है यहाँ पर, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जो थिंक टैंक्स हैं, जो एकेडमिक कम्युनिटी है, उनको काफी हद तक ये समझ है कि भारत इस समय पे जियो स्ट्रेटेजिक बेसिस पे टॉप प्रायोरिटी है। अगर उनको चाइना का थ्रेट से डील करना है, अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है, अगर जिहादी थ्रेट से डील करना है, अगर किसी भी थ्रेट से डील करना है, क्योंकि जो ब्रेकिंग अमेरिका फोर्सेज हैं इस समय पे और जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज हैं इस समय पे, उनमें बहुत सारा ओवरलैप है। तो अगर ये दो देश साथ में बैठ के काम करते हैं तो ये थ्रेट्स को डील कर सकते हैं। एक सवाल तो मैं ये आपसे अमेरिका पूछना की समझ चाहता में हूं, भी है। प्रदीप साहब, एक सवाल आप ही से पूछना चाहता हूं। चूंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि कोई भी देश बहुत वहां पॉलिटिकल स्थिरता हो, वहां राजनीतिक स्थिरता हो, वो आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत बने और एक वैश्विक परिवेश में उभरते हुए अपने आप को स्थापित करे। भारत जिस तरीके से यहां पर एक राजनीतिक स्थिरता है फिलहाल दिख रही है, आगे भी दिखाई दे रही है, जिस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ वो 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो एशिया पैसिफिक हो या दूसरा एक दुनिया के स्तर पे हो, वो अपनी एक अलग उपस्थिति दर्ज कर रहा है। क्या आपके जहन में ऐसा लगता है कि भले ही अभी वो भारत को अपने दोस्त के तौर पर मानता हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ये है कि भारत भी आने वाले समय में अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है? ये बात तो सही है, क्योंकि फ्यूचर में तो ये जरूर चाल चली जाएगी। बट अभी जो चाल है यहाँ पर जो दिखाई देती है कि चीन को कैसे कंट्रोल में लाना है, चीन को कैसे कमजोर बनाना है। जब ये उनका उद्देश्य पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके बाद में वो फिर भारत के ऊपर और लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। बट तब तक भारत को एनकरेज करते रहेंगे और भारत को भी देखना कि अपनी स्ट्रेंथ अंदर से कैसे बढ़ाए, ताकि ये जब भी टाइम आए तो उसके ऊपर, हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट ना हो जो चेंज कर सके हमारी स्ट्रेंथ को या इम्पैक्ट कर सके हमारी स्ट्रेंथ को। तो ये बहुत जरूरी है भारत के लिए, अपने दृश्य में एकदम डटे रहना, आगे बढ़ते रहना, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाती रहनी। जी पांडे जी, आप मानते हैं कि आंख बंद कर अमेरिका पे बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए? हम पाकिस्तान पे तो नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास बताता है
कि वो भी भारत के साथ कई बार खेला है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं जल्दी से कह दूं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि रहा है और राष्ट्र आगे भी अगर हम इस नीति का पालन करते हैं तो शायद हमें किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है F-35 की, मैं उसका जरूर कुछ कहना चाहूंगा उसके बारे में। F-35 खरीदने के लिए हमारे पर प्रेशर किस बात का? हमारे पास एक ऑप्शन है, Su-57 हम ले रहे हैं। आम का हमारा, देखिए समस्या क्या है, आम का की जो पहली उड़ान है वो 2030 तक होनी है और प्रोडक्शन उसका 35 तक होना है ना, तो ये लगभग 10 साल का समय है। इसके बीच में हमारी जो डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है अभी जो 30 के आसपास है, उसको कैसे हम एक स्टैंडर्ड तक ले आए, उसके लिए हमें चिंता है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि इस समय के अंदर हमें जहाज लें। हमारे पास F-57 इज मच बेटर ऑप्शन। और हम क्यों अभी सोचें? देखिए, F-35 खरीद के बारे में अभी तक पूर्ण जो है ऑफर नहीं आया है, केवल मात्र एक भावनात्मक रूप में कहा गया है कि हम F-35 देने को तैयार हैं। क्या देंगे? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत वाइटल फैक्टर्स हैं जिसके बारे में कोई कुछ कहा ही नहीं गया अभी तक। तो क्या ऑफर होता है, क्या नहीं होता, क्योंकि एक है डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस, ये एक बहुत बड़ा पक्ष है उस F-35 ऑपरेशंस का, जिस पर हमें ध्यान देना होगा। तो हमें हमें देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति इंप्रूव हो रही है, हम सैनिक रूप से अगर इंप्रूव हो रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में हमें किसी के दबाव में आने की, बहुत ज्यादा दबाव में आने की मेरे ख्याल से इस समय परिस्थिति है नहीं। हम अभी स्वावलंबी बन सकते हैं, लेकिन अभी अगले 5 से 7 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जो स्वावलंबन के लिए। तो हमें देखना होगा किस प्रकार से हम अपनी जो अप्रोच है, हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को दोनों को साथ लाना शुरू किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके परिणाम बहुत जल्दी दिखाई देंगे। और जिस प्रकार से हम हमारा आयात, सोचिए, हम आयात के भी अब नीचे जा रहे हैं, हम निर्यात में 100 देशों को हम निर्यात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा निर्यात किसको कर रहे हैं? अमेरिका को, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 अर्मेनिया, और कितने सारे डिफेंस, मैं डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं। तो एक देश जो कि किसी समय आयात पर निर्भर करता था, अब वो निर्यात की तरफ जा रहा है। तो धीरे धीरे हम जो है बढ़ रहे, समय लगेगा क्योंकि हमारे पास वो इकोसिस्टम अब नहीं था। अब हम धीरे धीरे उस इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए एक एरो इंजन की समस्या है, लेकिन ये समस्या भी क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर अब आना शुरू किया है, तो मुझे उम्मीद है कि एरो इंजन की समस्या है अगले 2 से 3 वर्षों में वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अब हमने आना शुरू अलाउ किया आना। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और सभी दिशाओं से प्रयास किया जा रहा है। तो अमेरिका के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं, हम भी चाहते हैं कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले नीति के पक्ष हैं। तो ऐसे हम किसी देश के खिलाफ नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई जो अगर स्वस्थ एक वातावरण है उसको दूषित भी नहीं किया जाना चाहिए, और साथ मिलकर जो है मानवता के तरफ आगे बढ़े, उसके प्रति बात कर रहे हैं। देखिए, अभी जो नीतियां हैं विध्वंसकारी हैं, वो हथियारों की होड़ बढ़ा रही हैं, वो जो है अशांत कर रही है क्षेत्र को। ये एक बताता है कि हमारी नीतियों का परिणाम क्या होने वाला है और हम क्या कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि विश्व जो एक अंधकारमय और विध्वंसक भविष्य की तरफ बढ़े, तो मेरे ख्याल से फिर यूनाइटेड नेशंस और बड़े बड़े जो शांति ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य तो जरूरत ही नहीं उनकी, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हमें करना क्या है। हमें विश्व को एक कैटास्ट्रोफिक एनवायरनमेंट में झोंकना है। तो शायद ये बड़ी दुखद बात होगी कि हम आने वाले जनरेशन के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध हो, इसकी तरफ प्रयास अगर अमेरिका करे, तो उसकी जो है बहुत बहुत प्रशंसा करूंगा, लेकिन उस दिशा में कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया। ये एक दुखद है। संजय जी, आप क्या मानते हैं? देखिएगा मनोज जी, भारत और अमेरिका तो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और जब आप नॉर्मल एक क्लास में भी देखते हैं, अगर उस क्लास में पहला नंबर वाला और तीसरा नंबर वाला दो दोस्त बन जाए, तो दूसरे नंबर वाले को हमेशा डर ही रहता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। आबादी देखें तो भारत और अमेरिका, चीन की आबादी बराबर की आबादी है, बल्कि भारत की थोड़ी ज्यादा ही है। तो अमेरिका को भी भारत की जरूरत है और भारत को भी अमेरिका की जरूरत है, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो ये तो सबसे बड़ी बात। दूसरा, कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज की तारीख में लाठी अर्थव्यवस्था है, और उस अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है साइबर, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर। ये जो चीजें हैं उसमें भारत जो है टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे है। और आज भी अगर देखा जाए, अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोगों का, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनका जो योगदान है बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। और चीन को लगता है कि अगर आप टॉप 10 में देखें तो चीन एक आइसोलेट होने का खतरा रहता है, वो भी उसमें चीन को फिक्र है। अगर चीन अपनी विस्तारवाद के ऊपर काबू नहीं करेगा तो चीन मारा जाएगा, चीन को तकलीफ होगी। इसलिए भारत एक ऐसी स्थिति में, आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। और जो भी देश शांति की बात करता है
वो अशांति फैलाने की काबिलियत होनी चाहिए उसमें। अगर वो अशांति फैलाने की उसमें काबिलियत नहीं है और शांति की बात करता है तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो शांति की बात करो, पर अशांति अपने यहाँ पे होने मत दो। और अगर दूसरा कोई करता है उसको देने की उसको मालूम होना चाहिए ये मधुमक्खी का छत्ता है, भिन-भिना गया तो नुकसान उसका भी होगा। तो ये ऐसे हालात है पूरे विश्व भर में। भारत बिल्कुल ठीक दिशा में है, आत्मनिर्भर इन साइंस, टेक्नोलॉजी, अपना हेल्थ, एजुकेशन, मिलिट्री। जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आप मिलिटरीली स्ट्रांग होंगे। आप मिलिटरीली स्ट्रांग होंगे, आप डिप्लोमेटिकली आप में दम आएगा। आप डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, टेक्नोलॉजिकली आप में अपने आप उस रेस से काबिलियत आएगी। तो ये बहुत जरूरी है। भारत को अगले 20 साल सबके साथ मेल मिलाप रख करके चलना है, अपने आप को उस मकाम पर, उस पायदान पर ले जाना है जहां पर उसको कोई धक्का नहीं दे सकता है। 5 ट्रिलियन नहीं, हमने डबल डिजिट, $10 ट्रिलियन, $15 ट्रिलियन, और उसके साथ अपना पर कैपिटा जीडीपी पे बढ़ेगा। अगर हम तीसरे आर्थिक स्थिति बनेंगे और अगर हमारा पर कैपिटा जीडीपी सिर्फ 3,000 या $3,500 होगा, अमेरिका का $90,000 होगा और चीन का $20,000 होगा, तो कोई ज्यादा मायने नहीं रखेगा। इसलिए बहुत जरूरी है आर्थिक स्थिति मजबूत। $10 ट्रिलियन, $15 ट्रिलियन, जिसमें हर भारतीय को भी लगना चाहिए कि यस, मैंने मेहनत करनी है, अपने देश को उस मुकाम पे ले जाना है। देश का नेतृत्व इतना तगड़ा होना है कि कोई इस देश को हाथ लगा नहीं सकता है। तब हम देखेंगे ये पूरा विश्व अपने आप, आपकी बात कौन सुनेगा? आपकी बात तब सुनेंगे जब आप में काबिलियत है, या अगर नहीं सुनते तो नुकसान आपका होगा। हमारा तो होगा, देख लेंगे हम अपने आप को, पर आपका नुकसान होगा। जब आप उस स्थिति पर पहुंचेंगे, नॉर्मल है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे इकोनॉमिक हो, नॉर्मल है, हर एक अपने व्यवहार में भी होता है। वैसे ही भारत भी अभी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, मिलिटरीली स्ट्रांग, और डिप्लोमेटिकली आप देख रहे हैं किस प्रकार से अपने विदेश मंत्री जहां पर भी जाते हैं, प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं, कि किस तरह का उनका स्वागत होता है, कहां कहां उनको अवार्ड मिलते हैं, कौन कौन लोग उनको संवार रहे, क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको मालूम है ये भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व भर में ऐसी स्थिति है और विध्वंसक नहीं है। भारत सबको ले चलता है, रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कितना भी एक दूसरे से गाली देंगे पर सब कुछ खुला है। ये और जो वो कोशिश आपकी करता है कि ताकत शांति वो बहुत बनी जरूरी रहे, है। वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर चले। पूर्णिमा जी मेरे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, अमेरिका से ज्यादा भारत ने, या नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उन्होंने ट्रंप का साथ दिया। पहले अब की बार ट्रंप की सरकार कहा और उसके बाद नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम भी कमाए। लेकिन आपको क्या लगता है, वहां पर तमाम भारतीय क्या सोचते हैं? वहां पर प्रशासन में जरूर भारतीय मूल के लोग हैं, लेकिन अमेरिका में रह रहे जो भारतीय हैं, वो क्या मानते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी, अमेरिका की डिप्लोमेसी में भारत को वो स्थान मिलना चाहिए जो 1.0 में मिला और 2.0 में नहीं मिल पा रहा है? यानी कि पहले कार्यकाल में ट्रंप ने जरूर ये संकेत दिए, पाकिस्तान के खिलाफ संकेत दिए, आतंकवाद के खिलाफ संकेत दिए, लेकिन 2.0 में वो जरूर नरम पड़ते जा रहे हैं। नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कहूंगी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज सॉफ्टर, बट यहाँ पे जो, जैसे मैंने पहले ये कहा है कि ये एंगल हमें ओवरलुक करना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हम्म यही सवाल मुझे लगता है कि पूर्णिमा जी की आवाज नहीं आ रही, कुछ तकनीकी परेशानी। यही सवाल मेरा प्रदीप कपूर साहब से। प्रदीप जी, लगता है कि प्रदीप जी की आवाज नहीं जा पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो विस्तार से हम चर्चा कर रहे थे, और चर्चा इस बात को लेकर भी कर रहे थे कि क्या वाकई अमेरिका डबल गेम खेल रहा है, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान पर लगाम लगाने की बात कर रहा था। यही कारण है कि पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद को, रकम को रोका था।